नमस्कार। खास चर्चा में आज हम बात करेंगे कल लोकसभा में जो पारित नए 3 क्रिमिनल जो लॉ बिल है वो पास किए गए, जिसमें अब राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में होने के बाद इसे मंजूरी राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद ये बिल पूरे भारत में एक कानून की तरह काम करेगा। हम आपको कल जो लोकसभा में अमित शाह ने बिल पेश किया और इस बिल में उन्होंने क्या कहा, हम पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं इस देश में ढेर सारे मुकदमे हैं, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। कल हुए सदन की कार्रवाई में, लोकसभा सदन की कार्रवाई में जो तीनों बिल, क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए गए और अमित शाह ने, अभी आप सुन रहे थे अमित शाह को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, क्या जरूरत थी ये जिस प्रकार क्रिमिनल लॉ बिल को पेश करने की क्या जरूरत पड़ी? पहला सवाल मेरा। पहला सवाल आपका ठीक ही है। ये किसी को भी उत्कंठा हो सकती थी कि अगर ये बिल 100 साल से ऊपर का कोई बिल इसमें नहीं है। 1898 का बिल जो है वो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको भी 125 साल हो चुके हैं। और 1860 का आईपीसी है, वो आप समझिए कि उसको पास हुए 163 साल हो चुके हैं। तो जाहिर है कि ये लोगों के मन में ये स्वाभाविक बात उठना जरूर है कि ये बिल को ले आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपने अमित शाह के भाषण को अगर सुना है तो उसमें ये साफ बात क्लियर कही गई है कि हम कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को हटाना चाहते हैं। हम इसको एक मूलभूत परिवर्तन हम लोगों के देश में आ चुका है कि हम आज़ादी के समय के, आज़ादी के पहले के बनाए हुए कानूनों पर नहीं निर्भर रह सकते हैं। हमको ऐसे कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए सहायक साबित हो सकें और जो हमारे लिए लगे कि हम इससे क्राइम पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें मुख्य उद्देश्य जी बोलिए। जी तो बोलिए। इसमें यही है कि आप आज़ादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के युग में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। क्राइम के स्वरूप बदल चुके हैं। और पहले साइबर क्राइम नाम की चीज़ अनसुनी सी होती थी, कोई उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज साइबर क्राइम जो है एकदम बढ़ती हुई चीज़ हो गई है, लोग उससे तमाम परेशान हो गए हैं। डीप फेक की बात जहाँ तक आती है कि इस तरह से लगता है कि कहीं का जोड़ करके कहीं पर बैठा दिया जाता है। आए दिन लोगों के बैंकों से पैसे निकाल लिए जाते हैं और ये एक तरह से ये साइबर क्राइम में आ गया है।
किसी का सिर कहीं लगा करके किसी के साथ और लगा दिया जाता है, ये दूसरी चीज़ें आ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा कहा गया है कि हमको नए कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और भी कई चीज़ें हो गई, जैसे पहले एक तरह से बच्चियों के साथ हुए जो बलात्कार के केस थे, उन बलात्कार के केसेस को उतना गंभीरता से नहीं लिया गया कि उन पर फांसी की सज़ा दी गई हो। लेकिन 2013 में जो आपने निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस के बाद ये कहा गया कि नहीं, इसको बहुत कठोरता से हैंडल करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के ऐसे केसेस को आप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी बहुत जगहों पर ऐसा दिखाई दिया जाता है कि गाँव में, तमाम जगहों पर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्रिमिनल लोग जो हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं और वो निपट जाते हैं। तो ऐसे इसी कानून को ये कठोर बनाने के लिए ऐसा काम किया गया है कि जिससे एक और तरह की नई घटना आई है, वो मॉब लिंचिंग के बारे में आपने देखा होगा। मॉब लिंचिंग की बात आ गई है कि आप इकट्ठा होते 10 लोग, कोई चीज़ घटना होती है, कोई आदमी मांस लेके जा रहा है या कुछ लेके जा रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये किस चीज़ का मांस लेके जा रहा है, किस चीज़ का ले जा रहा है, इसकी हत्या कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग जो एक नई चीज़ है, नई परिपाटी शुरू हुई है, लोग इस चीज़ को सुनने के लिए नहीं तैयार होते हैं। ये हत्या से अलग है मॉब लिंचिंग। मॉब मैंने भीड़ इकट्ठा होती है और उसमें किसी पर कोई आरोप नहीं लग पाता है, क्योंकि कहते हैं उसमें 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। तो इसी नाते इन क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि अब कानून में, क्रिमिनल लॉ में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। इसी नाते इसको लाया गया है। पांडे जी की आईपीसी में बदलाव की बात लोकसभा में कही गई है। सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, क्या उसमें भी बदलाव होगा? सीआरपीसी की धाराओं में भी बदलाव होगा। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि सीआरपीसी में जो जितनी धाराएं थी, उनमें से 50 धाराएं तो खत्म कर दी गई, उनमें से कई चीज़ों को हटा दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बहुत सारी चीज़ों को उनमें से हटा दिया गया है। और जो आईपीसी है, आईपीसी का इन्होंने नाम रखा है भारतीय न्याय संहिता, इसमें से कम हटाए गए हैं। और भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है। इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनमें से कई चीज़ों को हटा दिया गया है और कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। तो इस नाते इसका परिवर्तन किया जाएगा कि ऐसा है कि अब ये, लेकिन एक चीज़ और भी उन्होंने कहा कि ये हम एक कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे। ऐसा नहीं है कि आज पार्लियामेंट ने पास कर दिया और कल राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, परसों से ये लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा समय दिया जाएगा, जिससे कोर्ट के लोग, वकील लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि कैसे उनको इस चीज़ को हैंडल करना है, और कोर्ट को भी ये समय दिया जाएगा जिससे वो इस चीज़ को अपने को समाहित कर सके और इस चीज़ को, इसके हैंडल करने का तरीका खोज सके। पांडे जी, लगभग पूरे देश की हम बात करें तो 4000 करोड़ केस ट्रायल अभी चल रहे हैं, मामले कोर्ट में पेंडिंग है। और जो अदालतों में जजों की संख्या है 25,042 है ना, और होनी चाहिए, लेकिन अभी जो जजों की संख्या 5,850 है। तो ठीक है, आपने तो लॉ बदल दिया, लेकिन जिस प्रकार मैन पावर की कमी है, जजों की कमी है, तो इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को? देखिए बौद्ध जी, आपने अगर अमित शाह का भाषण ठीक से सुना हो तो उसमें चीज़ एक बहुत साफ आई। उनका कहना है कि हमारे लोअर कोर्ट के जजेस जो हैं वो 12, साढ़े 12 या 1 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। और भारत ऐसा एक देश है जहाँ पर जजेस को सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा छुट्टी अवेल करते हैं। तो हमको इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि कोर्ट को कम से कम 4 बजे तक चलाएं और वो इस चीज़ को देखें कि वो कोर्ट यहाँ तक 4:30 बजे तक चलता है, 4 बजे तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों की कार्रवाई हो सके। और इसी तरह से इनको ये भी देखना होगा कि भारत में आपको 200 कुछ दिन केवल कोर्ट चलता है, बाकी दिन छुट्टियाँ रहती हैं। इन छुट्टियों को कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों की सुनवाई कर सकें। और एक चीज़ और उसमें भाषण में देखा होगा आपने कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की ज़रूरत आ गई है। अब आपको मैं एक साधारण सी बात बताऊं, जैसे सेक्शन 482 है सीआरपीसी का। ये सेक्शन 482
ये या वो मतलब ये क्वेश करने का होता है, एफआईआर को क्वेश करने का, या ऐसे है कि बेल का। तो बेल में एक प्रावधान है कि 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जैसे वो गंभीर किस्म का अपराध है कि नहीं है, जैसे वो देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने पहला क्राइम किया है कि और इसके पहले भी क्राइम कर चुका है। जैसे उसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि इस व्यक्ति कहीं क्राइम करने अगर बेल दे दी जाती है तो ये भाग नहीं जाएगा, या ऐसा तो नहीं करेगा कि ये जो गवाहों को नष्ट तो नहीं करेगा, सबूतों को ख़त्म तो नहीं करेगा। 3-4 ग्राउंड होते हैं, इसको लेकर के आपको 20 तारीखें पड़ती हैं और तब जाकर के कभी बेल पर कोई जज निर्णय ले पाता है। अगर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो अपने आप सुलझ जाएंगे, जिन पर कोई हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी नाते आपने देखा होगा कि अमित शाह के अपने भाषण में ये कहा गया है कि हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे जिससे कि मुकदमों में निपटारा करने में कोई कठिनाई तेजी आएगी। जी पांडे जी, मेरा सवाल है कि अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह होगा, तो जो जेल में बंद जो राजद्रोही है तो उनके साथ अब कैसा व्यवहार होगा? क्या नए लॉ के तहत उनको पनिशमेंट दिया जाएगा? देखिए, ये बात आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बात भी पूछी है। उनका कहना है कि देखिए, हमको इस कानून को लागू करवाने में कुछ समय लगाना पड़ेगा, एक तो ये है। दूसरी चीज़, आपने कानून के बारे में जानकारी होगी कि कोई भी लॉ जो होता है वो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है, यानी वो आगे आने वाले समय में उसको लागू किया जाता है, वो पीछे समय से नहीं लागू किया जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि वो पीछे से नहीं लागू होगा, वो आगे आने वाले समय में ही उसको लागू किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग जो राजद्रोह में और देशद्रोह में, राजद्रोह तो ये मान दिया गया है, पहले के ज़माने में तो ये था कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसको वो देशद्रोह मान लेते थे। अभी की परिभाषा बदल दी गई है। अभी का कहना यह है कि नहीं, देशद्रोह वो नहीं है। देशद्रोह जैसे कोई आदमी आतंकवादी हमला करता है, जैसे कोई व्यक्ति पार्लियामेंट पर हमला करता है या असेंबली पर हमला करता है, ये देशद्रोह की घटना हुई, ना कि ऐसा कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन को तख्ता पलटने की बात कर रहा हो, कोई जिला कलेक्टर के खिलाफ, एसपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हो और उसको देशद्रोह मान लिया जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। देशद्रोह और राजद्रोह दोनों में तो परिवर्तन कर दिया गया है कि देशद्रोह इसको नहीं कहा जाएगा कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है और कोई किसी को इस पर घेराव कर रहा है, बल्कि उसको कहा जाएगा कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचता हो तो वह देशद्रोह के अंतर्गत आएगा। ये दोनों का साफ साफ विभाजन कर दिया गया है। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि जो लोग देशद्रोह में बंद हैं कोर्ट पे, वो ये देखना पड़ेगा राज्यसभा में ले आने के समय या राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद ये बात साफ होगी कि क्या आप पीछे से इसको लागू करेंगे या आप इसको बाद में लागू करेंगे। हालांकि कानून का तो कहना यह है कि संविधान में अगर जो परिवर्तन होता है उसको प्रॉस्पेक्टिव और रूलिंग कहते हैं, यानी पहले के बाद में वो स्थिति को लागू किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये घटना ऐसी है जो जनहित से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है, हो सकता है इसको पीछे से लागू कर दिया जाए और ये पीछे ये कहा जाए कि नहीं, जो लोग देशद्रोह में हैं उनको देशद्रोह में, और जो लोग राजद्रोह में हैं जो उनको राजद्रोह में, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। पांडे जी, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार ठीक है परिवर्तन किया गया क्रिमिनल लॉ में, तो धारा 375, धारा 376 को बदलकर 63 और 69 कर दिया गया है, तो नंबर को चेंज किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है? और जिस प्रकार 302 को भी 302 जो धारा थी हत्या की, उसको 101 किया गया, तो नंबर बदलने से क्या होगा? कानून बदला ठीक है, लेकिन धारा का जो नंबर बदला है वो समझ से परे, थोड़ा सा क्लियर हमारे दर्शकों को कीजिए आप। आपकी बात एकदम सही है कि धारा बदलने से, नंबर बदलने से कोई उसका असर तो खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा है कि उसमें ही कह रहे हैं कि कुछ धाराएं अपने आप खत्म कर दी गई हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर का जब आप री नंबरिंग करेंगे तो 75 का 69 आ जाएगा। ये री नंबरिंग की बात हो गई है, इसके कारण ये नहीं है कि उसको हटा दी।
उसका कारण ये है कि आप मान लीजिए 375 हैं, उसमें से 5-6 धाराएं 7 धाराएं निकल गई, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसकी रीनंबरिंग करेंगे तो 369 ये आएगा, 375 या 76 की बात नहीं हो पाएगी। हालांकि मेरा अपना मानना है कि नंबरिंग से कोई, इसी नाते बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कॉस्मेटिक चेंज है। हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारी शरीर में मान लीजिए एक तरह का क्रीम और पाउडर लगा करके ये दिखाया गया है कि देखिए हमारी शरीर चमक रही है। ये क्रीम और पाउडर ये कॉस्मेटिक चेंज कहते हैं। तो ये मैं इसके मेरे समझ में भी बात ये नहीं आती कि कॉस्मेटिक चेंज करने से क्या फायदा होगा। आम जनता भी इस चीज को जाने, जी आम जनता भी इस सवाल को पूछ सकती है कि कॉस्मेटिक चेंज नहीं बल्कि मूलभूत परिवर्तन होने की जरूरत है, जिससे कि इस देश के क्रिमिनल लॉ को ठीक ढंग से लागू किया जा सके और क्राइम को कम किया जा सके। ये उद्देश्य। चूंकि भारत के सारे जितने भी रहवासी है इस कानून के बदलाव से खुश तो है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी परिवर्तन किया गया है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन के द्वारा अगर जिस गाड़ी से अगर किसी को ठोका जाता है, अगर वो अस्पताल पहुंचाया है तो उसको सज़ा कम होगी, और जो फरार हो गया बाद में पकड़ा है तो उसको सज़ा ज़्यादा होगी। तो इसका तात्पर्य क्या समझ आता है? आरोपी तो दोनों हैं। अब जी देखिए, ऐसा है कि हिट एंड रन के केस में सामान्य तौर पर अभी तक तो ये था कि ये परमानंद कठारा वर्सेस इस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। पहले तो लोग क्या करते थे कि जो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बाद कोई गाड़ी जो है कोई भी व्यक्ति अस्पताल में ले जाने से खौफ खाता था, और ये भी डर था कि हम प्राइवेट अस्पताल में ले जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल वाले उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। दिल्ली में ये स्थिति खास तौर पर देखने को मिलती थी कि अगर किसी का हिट एंड रन केस में कोई आदमी घायल हो चुका था तो निजी अस्पताल वाले वैसे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती ही नहीं करते थे, बल्कि ये कहते थे कि आप इसको सरकारी अस्पताल में ले जाइए, क्योंकि वो पल्ला झाड़ लेते थे। लेकिन जो परमानंद कठारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस आया, उसके बाद अब ये स्थिति आ गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में ले जाएगा उसकी दवा करनी पड़ेगी। अब आपका एक मूल सवाल आया है, मूल सवाल आ गया है कि हिट एंड रन के केस में वो व्यक्ति जो अस्पताल ले जाता है, जो रिपोर्ट करता है उसको कम सजा, या जो व्यक्ति भाग जाता है उसको ज़्यादा। स्थिति ये है कि हिट एंड रन के केस में लोग सामान्य तौर पर घटना करने के बाद भाग ही जाते हैं। एक आप जानते होंगे अंग्रेजी का एक मुहावरा है, शूट एंड स्कूट। ऐसा है कि लोग किसी को घायल करने के बाद सड़कों पर चलते हुए दारू के नशे में होते हैं, और वो जो है करने के बाद वो भाग जाते हैं। तो जब वो दारू के नशे में पाए जाएंगे, दुर्घटना का क्या मतलब होता है? सड़क पर दुर्घटना का मतलब ये होता है कि हमने जानबूझ करके कोई ऐसा काम नहीं किया है, ये दुर्घटना हो गई है। लेकिन अगर वो व्यक्ति लेके जाता है पुलिस में तो जाहिर है उसकी जांच होगी, तो अगर वो शराब पिए हुए पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ और कार्रवाई होगी, उसको देखा जाएगा। तो इसी नाते लोग भाग जाते रहे। लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि नहीं, अगर आप जाते हैं लेके आते हैं तो जांच तो कीमत पर होगी। जांच होने के बाद अगर आप पाया जाता है तो आपको वही दंड दिया जाएगा जो पहले वाले को दंड दिया जाता है। ये खास तौर पर इस, क्योंकि नहीं तो पहले ये होता था कि दुर्घटना करने के बाद लोग भाग जाते थे, और भाग जाते थे 2 दिन बाद पेश होते थे, कहते थे कि नहीं हम नहीं, कुछ नहीं, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। अब की स्थिति आ गई है कि अब आपको सीधे उस पर जवाबदेह होना पड़ेगा, और आप जांच परख की जाएगी कि क्या दुर्घटना का कारण था, क्यों हुई ऐसी, और किसकी लापरवाही इसमें खास तौर पर थी। ये ध्यान में रखे गए मोटर व्हीकल एक्ट में ये बात। पांडे जी, मेरा सवाल है कि नियम कानून तो बदल रहे हैं सदन में। लोकसभा में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने पटल पर पेश किया, और यहाँ लोकसभा में पास भी हो गया बिल। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि एक सामान्य सी बात है, हर जगह भारत के या हो छत्तीसगढ़ के, तो जो चालान जो होता है, केस डायरी जिसे कहते हैं, केस डायरी पेश करने में पुलिस कभी कभी बहुत लेट कर देती है, जिसके कारण आरोपी पक्ष को फायदा मिल जाता है। तो क्या उसमें भी बदलाव होगा? देखिए, आपने इस बात को, अगर अमित शाह के भाषण को ध्यान से सुना होगा तो उसमें ये बात साफ साफ तौर पर आई है कि इस पर तमाम जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था।
कि आरोपी को लाभ मिल जाता है 90 दिन के भीतर अगर चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है तो। जी। अमित शाह ने बहुत क्लियर इस चीज को कहा कि नहीं, 90 दिन के भीतर किसी भी कीमत पर अब चार्जशीट फाइल कर देनी ही होगी। अन्यथा अभी का नियम यह है कि अगर 90 दिन के भीतर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है तो आदमी को आरोपित व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। जमानत को उसको कहते थे। और ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली लोग रहे हैं जो पुलिस को किसी न किसी तरह से प्रभावित करके, कई बार रुपए से, पैसे से, घूस दे करके ऐसा करते रहे कि 90 दिन के भीतर पुलिस जो है चालान न पेश करते, चार्जशीट न पेश करते हैं। तो चार्जशीट नहीं पेश करने का निश्चित रूप से उनको लाभ मिल गया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ कोई आरोप मिला ही नहीं, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं पुलिस ने किया है तो इस नाते हमको बेल दे दी जानी चाहिए, जमानत दे दी जानी चाहिए, और जमानत उनको मिल भी जाती थी। लेकिन आपने इनके भाषण में, अमित शाह के भाषण में एक खास बात ये दिखाई दी है। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर पुलिस को 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होगी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये पुलिस नहीं कर पाती है तो अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो ये पुलिस के ऊपर एक धब्बा माना जाएगा और हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वास्तविकता ऐसी स्थिति है कि इस देश की पुलिस में अगर ठीक ढंग से सुधार कर दिया जाए तो तमाम अपराध जो है अपने आप कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि तमाम अपराधी जो है पुलिस से मिली भगत में होते हैं। चोरी, चकारी, छिनैती, लूटपाट, ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये पुलिस के संरक्षण में होती हैं। और अगर पुलिस ठीक हो जाए, पुलिस पर उसके कस दिया जाए, उस पर शिकंजे को ठीक ढंग से, तो निश्चित रूप से बहुत सारे अपराध कम हो जाएंगे। इस नाते पांडे जी मैं रोकना चाहूंगा, आपकी बात को मैं रोकना चाहूंगा, चूंकि आपने कहा कि पुलिस पर कार्रवाई होगी अगर वो 90 दिनों के भीतर केस डायरी पेश नहीं किए, जिसे चालान कहते हैं जनरली भाषा में चालान। तो आपको ज्ञात होगा कि जिस प्रकार पुलिस जो मैन पावर, जो पुलिस विभाग में मैन पावर की कमी है, एक अधिकारी के पास 8-8, 10-10 ठो केस डायरी होती है। उसके बाद जो वीआईपी के दौरे होते, चाहे प्रधानमंत्री जी के दौरे हो या गृह मंत्री जी के दौरे हो, मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, तो उस पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो कैसे केस का निराकरण होगा? सबसे पहला मेरा सवाल है। तो मैन पावर होना जरूरी है, तभी आप जल्दी केस का निपटारा करेंगे ना। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मैन पावर की कमी के कारण हमारे बहुत सारे केस प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा कायदे की पुलिस को ट्रेनिंग भी नहीं ठीक से होती है। पुलिस की ठीक ढंग से ट्रेनिंग हो, पुलिस को टेक्नोलॉजी का ठीक ढंग से उपयोग करने के बारे में बता दिया जाए तो बहुत सारे केसेस को पुलिस अपने आप ठीक ढंग से सुलझा लेगी। लेकिन मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे पास मैन पावर पुलिस की कमी है, पुलिस में बहुत संख्या कम है। इस नाते इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, तभी हम कानून का ठीक ढंग से उपयोग करेंगे और उस कानून के कारण ठीक ढंग से उपयोग होने के बाद ही क्राइम में हमारे कटौती आ सकती है और क्राइम पर हम कंट्रोल करने में सफल हो पाएंगे। मैं यहाँ पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। पांडे जी, चूंकि अब चिक लॉ की बात हो रही है, वो भी क्रिमिनल लॉ, तो आपने जेलों में बंद बहुत से ऐसे कैदी हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो जेलों में ऐसे छोटे छोटे मामलों में कई सालों से जो आरोपी बंद हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूर्ण कर ली, उसके बाद भी उन्हें जेल में रखा गया है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवार नहीं है। तो ऐसे जो आरोपी है उनको इस लॉ से, चेंज लॉ से क्या फायदा मिल सकता है? आपको बहुत जी इसमें बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये आज की बात नहीं है। आज के 35-36 साल पहले हुसैनारा खातून का केस आया था जो बिहार की थी। उसमें कानून में सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं उसके बाद कई फैसले दिए। उन फैसलों में ये साफ साफ बात आई कि जैसे किसी ने छोटी सी घटना पॉकेटमारी की कर दी है तो पॉकेटमारी में उसको कितनी सजा होनी चाहिए, जितनी सजा होनी चाहिए उस सजा से 10 गुना ज़्यादा वो जेल में बिता चुका है। बहुत ऐसी छोटी छोटी चोरी मोरी की घटनाएं या मारपीट की घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उसको जितनी सजा होनी चाहिए उससे वो कई गुना ज़्यादा सजा जेलों में बिता चुका है। तो ऐसे इसी से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके खिलाफ
जो छोटे मोटे अपराध हुए हैं और वो समय को बिता चुके हैं, उनको बिना किसी जमानत लिए हुए, बिना किसी कारण से, उनको कोई पैसा जमा कराए बिना उनको जमानत दी जाए और उनको छोड़ दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन आदेश तो आदेश, कितना इसको लागू होता है ये बात अलग बात है। ये देखने में साफ साफ आता है कि बहुत सारे अपराधी आज भी जेलों में बंद हैं जो बहुत छोटे छोटे अपराध किए हुए हैं, लेकिन वो जमानत का पैसा नहीं, कोई जमानतदार नहीं ले आ पाते हैं, उनका कोई रसूख इतना नहीं होता है कि वो संबंध बना के सकें। उनके पास जमानत के लिए कहा जाता है 20,000 रुपये का कोई एफडी लाओ या 10,000 रुपये की एफडी लाओ, जो वो नहीं दे सकते हैं तो वो जेल में पड़े हुए हैं। इसी नाते सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, ये जजमेंट लॉ है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो समय से ज़्यादा जेल काट चुके हैं वो उनको निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। अब इस कानून का पूरी तरह से मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इसका प्रावधान इसमें रखा गया है कि नहीं, क्योंकि छोटे अपराधियों के साथ निश्चित तौर पर हमारे यहाँ एक तरह का व्यवहार होता रहा है, उनके साथ एक तरह का अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता रहा है। अब उम्मीद की जाती है कि हमारे यहाँ कानून इस ढंग से बनाया जाएगा जिससे लोगों को सही ढंग से एक तरह से न्याय मिल सके। पांडे जी, फांसी की बात कही है अमित शाह जी ने कि इन मामलों में फांसी का प्रावधान है और फांसी की सजा दी जाएगी। आप अगर देश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो जल्लादों की संख्या भी नगण्य है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी जानकारी इस मामले में मुझसे कई गुना ठीक है। मैं तो रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ। और जल्लादों की वाकई अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक व्यक्ति की, कश्मीरी आतंकवादी की फांसी दी गई थी, तो उसको जल्लाद खोजने पर मिल नहीं पा रहे थे, तो मेरठ से और कई जगहों से उनको जल्लाद को ले आया गया। ये आपकी बात पूरी तरह से सहमत हूँ कि यहाँ पर जल्लादों की कमी है। तो एक तो जल्लादों की कमी है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपको कोई मॉडर्न तरीका फांसी की देने का होना पड़ेगा। या तो आप सीधे इंजेक्शन लगा दें, या कहीं कोई ऐसा रख दें कि जिससे इलेक्ट्रॉनिक बटन से दबा करके कर दिया जाए। अभी की स्थिति होती है कि पुराने तरीके से उसके गले में फंदा लटकाया जाता है, फंदा लटकाने के बाद फिर डॉक्टर लोग आकर के उसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद बताते हैं कि वो कितनी देर तक लटका हुआ है, आधा घंटे तक लटका है कि 45 मिनट तक लटका हुआ है, फिर उसके बाद देख करके बताते हैं उसकी डेथ हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अब एक तरह का इसमें संशोधन की खास तौर पर गुंजाइश है, और खास तौर पर इसको करना भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप किसी को फांसी की सजा देने का प्रावधान करें। अन्यथा ये जल्लाद का काम जो है ये धीरे धीरे छूट रहा है। पहले कुछ परिवार पेशेगत रूप से इसको देखते थे, अब उन सारे लोगों ने इसको कहा कि नहीं, ये घटिया काम है, हम इसको नहीं करेंगे। इस नाते जल्लाद आजकल खोजने भी नहीं मिलते हैं। आपको ये तो मैंने कश्मीर की घटना बताया कि कश्मीर का एक आतंकवादी यहाँ दिल्ली में था और उसको फांसी पर लटकाने के लिए कोई मिल नहीं पा रहा था। अब बाद में अंततोगत्वा उनको बाहर से ले आना। तो ये जो स्थिति है, आपने कानून बदला तो कानून के साथ साथ सारी चीज़ें आपको देखना होगा, तभी इस कानून का पूरा तरीके से परिपालन होगा। चूँकि जेलों की हम बात किए थे, इसमें जेलों में बंद जो कैदी है, तो जेलों की व्यवस्था सुधारने पर भी बल देना चाहिए केंद्र सरकार को। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इसमें बल देना चाहिए। आज स्थिति ये आ गई है कि कई जेलों में, जो सेंट्रल जेल हैं, वहां पर 3 लोगों की रहने की जगह है, उसमें 10 लोग रह रहे हैं। तो अब आप बताइए कि जहां 3 लोग रहते हैं वहां 10 लोग रखेंगे तो जो क्राइम कंट्रोल करने की बात कर रहे हो वो तो क्राइम और बढ़ जाएगा, और ऐसा बढ़ रहा है। इसी नाते इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जितने की संख्या वहां पर जेलों में एडजस्ट करने की है, उतने ही लोगों को आप वहां पर रखिए, उससे ज्यादा लोगों को जेल में मत रखिए। और जेल का अगर नहीं हो रहा है तो उसका सुधार करिए पूरी तरह से, कि धीरे धीरे ज़्यादा। अभी तो बताया आपसे ही आपने इस चीज़ को कहा होगा कि छोटे छोटे अपराधों में इतने लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं कि जिनका अपराध, अगर वो जेल उनको सजा हो जाए तो भी उतनी सजा नहीं मिल पाएगी, और इस नाते उनको रखा गया, अंडर ट्रायल्स हैं, विचाराधीन कैदी के रूप में। ऐसे लोगों के बारे में ठीक से विचार करना पड़ेगा, और जेल में आमूल चूल परिवर्तन और सुधार करने की जरूरत है। तभी जा करके
आपके क्रिमिनल लॉ में ठीक ढंग से कोई परिवर्तन हो पाएगा और तभी इसका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, अन्यथा रिजल्ट आने की संभावना कम है। आप कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। आपसे एक सवाल है जो आम पब्लिक हमसे पूछती है कि जैसे नेता, आपने दिल्ली में जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और कई सारे मंत्री अलग अलग देश के अलग अलग जेलों में बंद है, उनको सुविधा मुहैया होती है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और जो बाकी कैदी है जिनका कोई पूछ परख नहीं है, उनको एक सामान्य कैदी की तरह उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सिस्टम कब खत्म होगा? ये आप चूंकि कानून के जानकार हैं, हम आपसे हमारे दर्शक को जानना चाह रहे हैं। ये तो ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि पुलिस और नेता और व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक नहीं खत्म होगा। अभी की स्थिति ये है बॉस कि अभी की स्थिति ये है कि जो लोग जेलों में बंद हैं, रसूख वाले लोग हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको तो जेल के कैदी ही उनकी सेवा में लिप्त लगाए दे दिए जाते हैं और उनको नहीं तो मारपीट उनके साथ की जाती है और उनका दुर्व्यवहार किया जाता है। यह केवल दिल्ली में ही नहीं, आप छोटे छोटे जिलों में भी आप चले जाइए, जो वहाँ गुंडा टाइप के कैदी हैं, वो अपने से सामान्य कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनको अपनी सेवा में लगा देते हैं। तो जब तक इसमें प्रशासन ठीक से नहीं जागेगा, जेल अधिकारी नहीं ठीक से देंगे, कानून में पूरा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक इस चीज को नहीं रखा जाएगा। वरना आप बताइए, बिहार के एक नेता थे या दिल्ली में ही एक स्वास्थ्य मंत्री जी थे, वो उनकी सेवा में तमाम अधिकारी लोग वहां से जाते थे और उनके सामने फाइल पेश होती थी और ऐसा कि वो 5 स्टार होटल की तरह से व्यवहार में रहते थे। उनके लिए अच्छा पलंग व्यवस्था होती थी, एयर कंडीशनर का रखा जाता था, खाने पीने की अलग से व्यवस्था होती थी, बाहर से भी उनको व्यवस्था होती थी। कई लोग तो ऐसे हैं जो मदिरा पान के लिए विदेशी शराब का व्यवस्था वहां करवाते हैं। तो इसमें तो परिवर्तन तभी आएगा जब प्रशासन इस चीज को जागेगा और जब जनता की तरफ से आवाज उठेगी, और जनता की आवाज उठने के बाद ही प्रशासन चेतेगा। जब चेतेगा तभी ठीक होगा, अन्यथा कानून में आप छोटा मोटा वही कॉस्मेटिक चेंज अगर कर देंगे, केवल छोटा मोटा परिवर्तन से निश्चित तौर पर कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर मैं कह सकता हूँ पांडे जी कि अगर जिस प्रकार क्रिमिनल लॉ बदल रहा है तो सारी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, आपका मानना है? क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा कॉस्मेटिक चेंज, कि मैंने पाउडर लगाया है तो कॉस्मेटिक चेंज हो रहा है, तो इससे बाकी में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इसका बदलाव का कोई महत्व नहीं है, ये आपका कहना है? जी जी, मेरा यही कहना है बॉस, मेरा यही कहना है और मैं इस बात पर अपनी बात पर कायम हूँ कि कॉस्मेटिक चेंज से कोई ज़रूरत नहीं, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के परिवर्तन होगा। वरना प्रभावशाली लोग कानून का दुरुपयोग करते रहेंगे और हम और आप आम आदमी हाथ मलते रह जाएंगे। मैं आपसे एक गंभीर सवाल है, चूंकि ये सारे जितने अधिवक्ता हैं उनके ऊपर हमेशा एक आरोप लगता रहा है और लगता रहेगा मेरे ख्याल से, कि जो फीस की बात होती है कि हम इस केस के लिए इतना 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, तो ऐसा कोई निर्धारण होना चाहिए कि नहीं? खासकर अधिवक्ता की बात कर रहा हूं, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो ये जो चूंकि अगर गरीब का कोई परिवार का जन वहाँ अगर कोई मामले में फंस गया है तो उससे आप कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए लाइए, फीस हाई कोर्ट की फीस इतनी है, सुप्रीम कोर्ट की फीस इतनी है, तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? क्या मानते हैं आप? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर आप अगर मेरी राय मांगेंगे तो मैं कहता हूँ कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। न्याय सर्वसुलभ होना चाहिए, सबको, गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत है। लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि ये वकीलों में भी एक तरह का मार्केट जो है, मार्केट हावी हो गया है। जो जितना बड़ा वकील है वो उतनी ज़्यादा फीस कर लेता है और जो छोटा वकील है वो छोटी फीस लेता है। इस नाते ये नहीं कहा जा सकता कि सारे वकील बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। बहुत सारे वकील हैं ऐसा जो नहीं बिना चार्ज किए करते हैं। इसी नाते एक इंडियन लीगल सर्विस जो आ गई है ILS, उसमें ये कहा गया है, इसमें रखा गया है कि हमको अगर विधिक सहायता, अगर मान लीजिए हमको जरूरत होती है तो हम विधिक सहायता में जाएं, हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लोअर कोर्ट में जाएं और उनसे मांग करें कि हमको वकील मुहैया कराया जाए।
तो वहाँ पर ये एक मुफ्त में सहायता मिल जाती है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वकीलों को ये फीस निश्चित तौर पर निर्धारित की जानी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, जो कई वकील ऐसे हैं जो 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं और 10 से 15 लाख रुपया केवल शक्ल दिखाने का ले लेते हैं, तो वो आम आदमी तो दे नहीं सकता है। वो तो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग ही दे सकते हैं साहब, बड़े-बड़े पूंजीपति लोग ही दे सकते हैं। और वो पूंजीपति लोग जो है बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा करके उनके चेहरे का एक भाव वसूलते हैं और उसके कारण वो देखते हैं कि देखिए इनके कारण हमको रिलीफ मिल जा रही है, तो हमको और क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन आम आदमी इस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वकीलों की एक फीस निर्धारित होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात है, थोड़ा पैसा रखिए, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा लगा दीजिए, लेकिन एक अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आपसे पुनः हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चुका है कि हमारा कार्यक्रम समाप्त करने का। सभी दर्शक बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।